टॉप स्पीड एडवांस सम्मान ज्ञान पार्ट 12 लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक ये लोधी वंश का शासन रहा। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि ग्रहण कर दिल्ली की सत्ता संभाली। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को प्राप्त है। बहलोल लोधी अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी ने जौनपुर को विजित कर फिर से दिल्ली राज्य का अंग बनाया था। लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी और फिर इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। इसमें 3 ही शासक हुए। उसने बहलोल लोधी सिक्के का अपने राज्य में प्रचलन करवाया। अहमद यादगार द्वारा रचित सलातीन ए अफगाना से लोधी वंश की जानकारी मिलती है। बहलोल लोधी अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था। वह उन्हें मसनद ए अली कहकर पुकारता था और जब उसके सरदार खड़े होते तो वह भी खड़ा हो जाता था। वह अपने सरदारों को अपने समकक्ष का दर्जा देता था। उसके सरदारों में कई सरदार हिंदू थे, जिसमें राय त्रिलोकचंद्र, राय दादू, राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह प्रमुख थे। बहलोल लोधी का अंतिम विजय अभियान ग्वालियर पर किया गया आक्रमण था। इस आक्रमण के एजब में यानी बदले में उसे वहां के शासक मान सिंह से 80 लाख टाके मिले। ग्वालियर की जीत बहलोल लोधी के रास न आई। वह लौटते समय जलाली नामक स्थान पर के पास बहलोल लोधी बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र निजाम खां, जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ। सिकंदर लोधी एक स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। उसने 1494 ईस्वी में वाराणसी यानी बनारस के पास हुए एक युद्ध में हुसैन सासरकी को परास्त किया था और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। सिकंदर लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने 1506 ईस्वी में अपने स्थापित नगर आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, जो 30 इंच का था। सिकंदर लोधी के वजीर यानी प्रधानमंत्री ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोधी गुलरुखी उपन्यास से कविता की रचना करता था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया गया था। उसने सिकंदर के एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना की थी। सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसने अपने राज्य में आंतरिक कर को समाप्त कर दिया था। उसने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया था। सिकंदर लोधी धार्मिक रूप से असहिष्णु था। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके खंड खंड कर उन टुकड़ों को कसाईयों के हाथों गोमांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। उसने मुसलमानों को तजिया निकालने पर रोक लगा दी थी। उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोधी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान हुआ जिसने यानी युद्ध में लूट का माल में कोई हिस्सा नहीं लिया। वह कहता था, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी
पालकी में बिठा दूं तो सभी सरदार मेरे एक आदेश पर उसे अपने कंधों पर उठा ले जाएंगे। उसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार हेतु तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्लाह को भारत बुलाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण हो गई थी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी उसका उत्तराधिकारी बना। इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ आगरा के सिंहासन पर बैठा। पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट सरदारों के जमावड़े में शामिल थे। इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पुरजोर प्रयास किया, जिससे उसके सरदार उसके खिलाफ असंतुष्ट हो गए। दौलत खान लोदी आलम खां समेत असंतुष्ट सरदारों ने काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति हो गई और भारत में मुगल वंशीय साम्राज्य की नींव पड़ गई। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। सल्तनतकालीन प्रशासकीय व्यवस्था अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी, जिसका मुख्य आधार इस्लाम धर्म था। इस्लामिक संसार में पैगंबर के बाद खलीफा ही सर्वोच्च नेता होता था। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान मुबारक खिलजी था, जबकि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान महमूद गजनवी था। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वोपरि था। वह केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। वह सेना का सर्वोच्च नियंत्रणकर्ता भी होता था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। सुल्तान की समस्त शक्तियां सुल्तान से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी, अथवा सत्ता की समस्त शक्तियां उसी में समाहित हो जाती थी। सल्तनत काल में अमीरों का रुतबा उच्च होता था। सुल्तान के बाद वे ही प्रभावी होते थे। लोदी वंश के शासन काल में अमीरों का रुतबा चरमोत्कर्ष पर था। बलबन और अलाउद्दीन के शासन काल में अमीरों का प्रभाव खत्म हो गया था। सुल्तान समस्त सल्तनत का प्रधान या मुखिया। सैन्य शक्ति के लिहाज से उसका महत्व आंका जाता था। अमीर प्रभावशाली पदों पर नियुक्त अधिकारीगण, जिसका सुल्तान पर खासा प्रभाव होता था। मंत्री परिषद प्रशासनिक व्यवस्था की कुशलता से संचालन हेतु सुल्तान इसकी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस-ए-खलबत कहा गया। मजलिस-ए-खास मंत्री परिषद यानी मजलिस-ए-खलबत की इसमें बैठक हुआ करती थी। बार-ए-खास सुल्तान अपने दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बार-ए-खास में बुलाता था। बार-ए-आजम इसमें सुल्तान अपने राजकीय कार्यों को संपन्न करता था। उसकी मदद के लिए इसमें उसकी इच्छानुसार चुनिंदे विद्वानों, मुल्ला और काजी भी उपस्थित रहते थे। सल्तनत कालीन मंत्री परिषद के मंत्री व उनसे संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री। राजस्व विभाग दीवान-ए-विजारत का प्रमुख होता था। आरिज-ए-मामुलिक सैन्य विभाग। दीवान-ए-अर्ज का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज-ए-मामुलिक। काजी-उल-कजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी पर सुल्तान के बाद। मुशरिफ-ए-मुमालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। मुशरिफ-ए-मुमालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। खजीन कोषाध्यक्ष का प्रमुख होता था। दीवान-ए-इस्तेहाक पेंशन विभाग का प्रमुख होता था।
दीवान ए खैरात दान विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए बंदगान दास विभाग का प्रमुख होता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का निरीक्षण करता होता था। सद्र उस सुदूर धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। नायब वजीर वजीर का सहयोगी, उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करने वाला होता था। मजमुआदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना मजमुआदार का काम था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था। दीवान ए बाइफ महत्वपूर्ण कागजातों की देखभाल करने वाला दीवान ए बाइफ कहलाता था। दीवान ए अमीर ए शिकार सुल्तान के शिकार करने की व्यवस्था का देखरेख करता अमीर ए शिकार का काम था। मुस्तरीफ कारखानों का प्रमुख होता था। बारबक राज दरबार की शान शौकत एवं रस्मों की देखरेख करने वाला को बारबक कहलाता था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में बांटा गया था। इन्हें इक्ता अथवा सूबा कहा जाता था। इन प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले शासन प्रमुख को नायब या बली या मुफ्ती कहा जाता था। इक्ता में दो प्रकार के अधिकारी प्रमुख होते थे। एक को अमीर या मुक्ता और दूसरी को बली उल खराज कहते थे। अमीर या मुक्ता सैनिक अधिकारी होता था, जबकि बली उल खराज का काम इक्ता से होने वाली आय को एकत्र करना होता था। इक्ताओं का विभाजन भी सिखों यानी जिलों में किया जाता था। सिखों का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था। यह सैनिक अधिकारी होता था। राजस्व या कर व्यवस्था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, यह उसकी संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया कर, यह धार्मिक कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। खिराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर खिराज कहलाता था। उस्र यह भूमि कर मुसलमानों से वसूला जाता था। खम्मस लूटे हुए धन खानों भूमि में गड़े हुए खजानों की संपत्ति के 1/5वां भाग सुल्तान का अधिकार होता था, जबकि शेष 4/5 भाग पर सुल्तान के सैनिकों या खजाने को खोज करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। नोट में सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों पर अधिकार नहीं जताया था। सिखों यानी जिलों को फरगनों में बांटा जाता था। परगनों का मुख्य अधिकारी आमिल या नजीम होता था, जबकि लगान को निर्धारित करने वाला अधिकारी मुसरिफ कहलाता था। एक शहर अथवा 100 गांवों के शासन की देखरेख हेतु अमीर ए सदा नायब नामक अधिकारी होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम अथवा गांव होती थी, जहां की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन का कार्य पंचायतें करती थी। गांवों में मुकदम यानी मुखिया, पटवारी, कारकुन होते थे। सल्तनत कालीन विभिन्न प्रमुख विभाग बनाने वाला सुल्तान। दीवान ए अर्ज में सैन्य विभाग की देखरेख व संचालन होता था। इसे बलबन ने बनाया। दीवान ए मुख्तराज ये वित्त विभाग कर का हिसाब किताब रखना होता था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाया। दीवान ए कोही कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनाया। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनाया। दीवान ए खैरात यह दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनाया। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण करना होता था। इस दीवान ए रियासत में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाया। दीवान ए नजर
उपहार वितरित करना मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने नजर बनाया। उपहार वितरण करना इस विभाग में का काम था। सुल्तान की अस्थायी सेना खास खेल का ही जाती थी। सैनिक दो प्रकार के होते थे, बजहिस यानी अस्थायी सेना और गैर बजहिस और अस्थायी सैनिक। सल्तनतकालीन सेना मुख्यतः तीन भागों में विभक्त होती थी। घुड़सवार सेना, गज सेना, पदाती यानी पैदल सेना या पायक भी इसे कहते थे। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली थी। सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घुड़सवार सेना थी। शस्त्रधारी घुड़सवार को सवार ए बारगुस्तानी कहा जाता था। सल्तनत काल में बारूद की मदद से गोला फेंकने वाली मशीन मंगलिक तथा अराद कहलाती थी। सुल्तानों के अधीन नावों का एक बेड़ा भी होता था। इन नावों के बेड़ा का संचालन मीर बहर नामक अधिकारी की देखरेख में होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने पुनः लागू कर दिया। अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नगद वेतन तो देता ही था, साथ ही उन्हें खुश होने पर 6 महीनों का वेतन बतौर इनाम दे दिया करता था। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली में 10 अश्वारोही बराबर 1 सर 1 खेल, 10 सर 1 खेल बराबर 1 सिपह सलार, 10 सिपह सलार बराबर 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मलिक, 10 मलिक बराबर 1 खान। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल की घोड़ों को अरब, रूस एवं तुर्की से मंगाया जाता था। बंगाल से हाथियों का आयात किया जाता था। सल्तनत काल में वैसे तो सुल्तान का कहा ही कानून होता था, किंतु सुल्तान की न्याय व्यवस्था का आधार शरीयत, कुरान एवं हदीस होता था। इस काल में कस्बों एवं गांवों में स्थानीय पंच लोग ग्रामीणों के आपसी झगड़ों का निपटारा करते थे। सल्तनत काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। सुल्तान का दरबार न्याय हेतु आमतौर पर सप्ताह में 2 बार लगता था। दरबार में न्याय सुल्तान ही करता था। सल्तनत कालीन वित्त व्यवस्था में सुन्नी विधिज्ञों की हनीफी शाखा के सिद्धांतों पर आधारित होती थी। सल्तनत काल में लगान का निर्धारण करने हेतु मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद उसके क्षेत्रफल के आधार पर उपज का लगान निश्चित किया जाता था। उसे मसाहत कहा जाता था। इसकी शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन ने की थी। जो भूमि पूर्णतः केंद्रीय शासन के नियंत्रण में रहती थी वह खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान में प्रदान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि के अधीन कर दिया था। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामिक शैली नाम दिया गया। सल्तनत काल में देवल को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी। सल्तनत काल में विशेष लोगों को दी जाने वाली भूमि इनाम व वक्फ कहा जाता था। सल्तनत काल में भारतीय आर्थिक दृष्टि से विकसित देश था। सल्तनत काल में व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र निम्नलिखित थे: दिल्ली, लाहौर, बनारस, देवल, ठट्टा, अहिनवाड़ा, सरस्वती, सोनारगांव आदि। सल्तनत काल में कला, साहित्य व संस्कृति का काफी विकास हुआ। इन्हें सुल्तानों से राज्य श्रेय प्राप्त हुआ। फारसी भाषा के श्रेष्ठ भारतीय कवि अमीर सुल्तान सल्तनत काल की ही देन है। जियाउद्दीन बरनी, मिनहाज उस सिराज व शम्से सिराज अफीफ सल्तनत काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। सल्तनत काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। सल्तनत काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी: हथियार, लोहा, मसाले, फल, नील, शक्कर, अनाज, जड़ी बूटी, सूती वस्त्र आदि। सल्तनत काल में विदेशों से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं घोड़े, दास, मेवे, अस्त्र शस्त्र, फल आदि।
सल्तनत काल में आवागमन के साधन के रूप में बैलगाड़ी, टमटम, खच्चर, ऊंट, रथ, नौकाओं आदि का प्रयोग किया जाता था। सल्तनत कालीन प्रसिद्ध स्थान और प्रसिद्धि के कारण आगरा नील उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। बनारस सोने, चांदी, बोजड़ी के काम हेतु में प्रसिद्ध था। सरसूती अच्छी किस्मों के चावल में प्रसिद्ध था। अहिलवाड़ा व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण शब्दावली। कुर्फ अल्लाह एवं कुरान में विश्वास रखना कुर्फ कहलाता था। कुब्बा गुम्बद या उत्सव आदि के समय में मार्गों में बनने वाले तोरण द्वार होता था। जिम्मी जो हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बजाय जजिया कर देना स्वीकार करता था, उसे जिम्मी कहा जाता था। तजकीर धर्मोपदेश था। इतलाक धनादेश, अनुदान, आज्ञा पत्र आदि इतलाक कहलाता था। इदरार संतों व विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद इदरार कहलाता था। खानकाह सूफी संतों का आध्यात्मिक चिंतन मनन केंद्र खानकाह था। खान सरखेलों से सिपह सलारों, अमीरों व मलिकों का अधिकारी खान कहलाता था। खालसा भूमि सुल्तान के अधीन खास भूमि जिससे प्राप्त आय सीधे राजकोष में जमा होती थी, उसे खालसा भूमि कहते थे। खास खेल शाही महल की रक्षा हेतु जो सेना था उसे खास खेल कहते थे। सिरका शेखों द्वारा पहना जाने वाले ऊपरी वस्त्र को सिरका कहलाता था। मुक्ति इक्ता यानी प्रांत का मालिक होता था। महसूल राज्य अथवा प्रांत की कुल राजस्व आय महसूल ही जमा करता था। मुहतसिब इस्लाम के विरुद्ध होने वाले कार्यों को रोकने वाला अधिकारी होता था। तफसीर कुरान की समीक्षा व अनुवाद करने वाला। दीवर शाही पत्र व्यवहार से संबंधित अधिकारी। नौबत विभिन्न वाद्य यंत्रों नगाड़ा, तुरही, बिगुल, झांसा आदि का सामूहिक नाम था, नौबत कहलाता था। नायब बारबक राज दरबार के राजकीय कार्यों की देखरेख करने वाला अधिकारी नायब बारबक कहलाता था। पायक पैदल सेना का अधिकारी होता था। मिल्क विद्वानों को या धार्मिक कार्यों हेतु दी गई वंशानुगत मलिकाना हक वाली भूमि थी। मसाहत भूमि की पैदाइश यानी नापजोक कहलाता था, करने वाला होता था। बालाहर साधारण किसान होता था। बरीद समाचार वाचक होता था। फीकह इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान रखने वाला फीकह कहलाता था। फतवा शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय फतवा कहलाता था। खुम्मस युद्ध में लूट का माल। खराज लगान। पाबोस पांव को चूमना सुल्तान का। सिजदा सुल्तान के सम्मुख घुटने पर बैठकर सिर झुकाना सिजदा कहलाता था। तुमन 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। गजे सिकंदरी भूमि की नाप जोख का एक प्रमाणिक पैमाना। सल्तनत काल की प्रमुख ऐतिहासिक रचनाएं। किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी है। 11वीं सदी में भारत की राजनीतिक सामाजिक दशा पर लिखी गई ये पुस्तक थी। चचनामा या फतहनामा का लेखक अली अहमद था। अरबों द्वारा सिंध विजय व सिंध का इतिहास के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। किताबुल यामनी मोहम्मद उत्तबी ने लिखा। सुबुद्दीन एवं महमूद गजनी के शासनकाल का वर्णन किया हुआ है किताबुल यामनी में। तहकीके हिंद का लेखक अल-बरूनी था। महमूद गजनी ने कालीन समाज का वर्णन है। तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज-उस-सिराज था। गुलाम वंश का इतिहास के बारे में तबकात ए नासिरी में वर्णित है। तारीख ए लाई
पुस्तक का लेखक अमीर खुसरो है। अलाउद्दीन के शासनकाल का वर्णन इसमें है। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बरनी है। गयासुद्दीन बलबन से फिरोज तुगलक के 6ठे वर्ष तक के शासनकाल का वर्णन इसमें है। तारीख है फिरोज शाही में। जैन उल अखबार अबू सईद के लेखक है। जैन उल अखबार के लेखक अबू सईद हैं। ईरान का इतिहास व गजनवी की जीवनी जैन उल अखबार पुस्तक में लिखा हुआ है। आशिका का लेखक अमीर खुसरो है। देवल रानी व खिरज खां के बीच की प्रेम कथा के बारे में जानकारी है। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के विजय गाथा इसमें है वर्णन। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। मोहम्मद गजनी कालीन इतिहास का वर्णन है। फतवा ए जहांगीरी का लेखक जियाउद्दीन वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक कालीन इतिहास का वर्णन इसमें है। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता। यात्रा वृत्तांत मोहम्मद बिन तुगलक कालीन का इतिहास इसमें वर्णन है। खजा ए नुल फुतू के लेखक अमीर खुसरो है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल व्यवस्था इसमें लिखा गया है या वर्णित है। तारीख ए मुबारक शाही यहाँ बिन सरहिंदी द्वारा लिखा गया है। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक यहाँ बिन सरहिंदी द्वारा लिखा गया है। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की जानकारी इसमें वर्णित है। सलातीन ए अफगाना अहमद यादगार ने लिखा। लोदी वंश की जानकारी इसमें वर्णित है। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी है। गौरी का भारत पर आक्रमण इसमें वर्णन है। तारीख ए सिंध के लेखक मीर मोहम्मद मासूद है। अरबों की विजय व अकबर का शासन इसमें वर्णित है। विजयनगर साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।